भी प्रश्न में अगर नाम आता है डायरेक्ट तो हम याद कर ही लेंगे कि भैया डेमेट्रियस प्रथम के द्वारा भारत के भूभाग पर आकर दो वंश आ चुके हैं। पहली हम बात करें तो यूथिडेमस या फिर इसको डेमेट्रियस वंश कहेंगे, क्योंकि डेमेट्रियस प्रथम ही तो भारत में आया है, तो इसके नाम से ही हमने एक वंश का नाम रखा, उसका नाम क्या हो गया, डेमेट्रियस वंश। जब भी प्रश्न में अगर नाम आता है डायरेक्ट तो हम याद कर ही लेंगे कि भैया डेमेट्रियस प्रथम के द्वारा भारत के भूभाग पर आकर के क्या किया गया, आक्रमण, और आक्रमण करके एक नए वंश की स्थापना करी गई जिस वंश का नाम डेमेट्रियस वंश था। लेकिन डेमेट्रियस वंश का अगर नाम डेमेट्रियस वंश ना दिया हो और बोला जाए प्रश्न में आपसे कि बताइए यूथिडेमस वंश का संस्थापक कौन था, तो जवाब क्या जाएगा, डेमेट्रियस प्रथम। या हम कंफ्यूजन में आ जाएंगे, तो इसलिए डेमेट्रियस वंश को हम कौन सा नाम देते हैं, यूथिडेमस भी कहते हैं। क्लियर हो रही कि नहीं हो रही, आगे चलते हैं। राजधानी इन्होंने क्या बनाई थी, साकल। अभी मैंने बोला ही था पंजाब की एक जगह है जिसका नाम क्या है, साकल, और साकल का ही दूसरा नाम क्या है, सियालकोट, जिसको हम पंजाब। आज भी तुमने सियालकोट तो पढ़ा है ना, काफी बार न्यूज में आप पढ़ते होंगे सियालकोट में आक्रमण हो रहे हैं, सियालकोट में युद्ध हो रहे हैं, सियालकोट में किसी लड़की ने जाकर के जो है कहीं ना कहीं तो हम कहीं ना कहीं सियालकोट भी आज के बारे में पढ़ते रहते हैं, पाकिस्तान से जुड़े हुए भूभाग के बारे में। तो एक सिंपल सी बात यह है कि मैंने क्या पढ़ाया, पहले सिंपल भाषा में याद कर लो, क्योंकि बेटा यहां से जो सिस्टम बिगड़ेगा ना इतिहास का, तुम्हारी बुद्धि खिसक जाएगी। और मौर्योत्तर काल पढ़ने के बाद में हमारा जो इतिहास आने वाला है, आप ये कहोगे सर क्या पढ़े, कहां के राजा याद करें। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अभी अगर आपके माइंड पे बेस सेट हो गया तो फिर भूलोगे नहीं। पहली बात, हमने बात करी भारत पर मौर्य साम्राज्य का अंत हो चुका, बोले तो मौर्य साम्राज्य का अंत हो चुका है। ध्यान से सुनना, मौर्य साम्राज्य का भारत पर क्या हो गया, जैसे ही मौर्य साम्राज्य का अंत हुआ तो भारत का भूभाग अब दो राज्यों में बट गया है, दो भागों में बट गया है। समय आ चुका है मौर्योत्तर काल। कौन सा काल, मौर्य काल के बाद का समय कहलाएगा मौर्योत्तर काल। इस मौर्योत्तर काल में हम देखते हैं कि भारत का भूभाग पहले जो सत्ता केंद्रीकृत थी, अब क्या सत्ता केंद्रीकृत है, अब सत्ता केंद्रीकृत नहीं, अब सत्ता दो भागों में बट गई है। पहली तो वो सत्ता या वो जगह जिन पर किनका अधिकार है, विदेशी लोगों का, एक वो वाले भूभाग भारत के जिन पर किनका अधिकार है, देशी लोगों का, बोले तो भारत के अपने लोगों का। दो लोग भारत पर अब क्या करेंगे, शासन करेंगे, जबकि अभी तक जो भारत पर वो भारत के लगभग खुद अपने ही थे। जैसे कि हम मगध पे बात करें तो सभी लोग अपने ही भारत के थे, तो हम इस बात को समझने का प्रयास करते हैं। अब यहां से हम चलते हैं सत्ता का दो भागों में विभाजन। पहला आता है विदेशी सत्ता, दूसरी आती है देशी सत्ता। विदेशी सत्ता में पहला जो आक्रमण कर रहा है भारत के ऊपर, हिंद यवन यानी ग्रीक लोग। किसका हम वंश पढ़ रहे हैं, हिंद यवन यानी ग्रीक लोग। ग्रीक लोग बोले तो हिंद यवन की हम बात कर लें तो कहां पर पड़ता है, बैक्ट्रिया अफगानिस्तान की बात हो रही है, बैक्ट्रिया अफगानिस्तान की बात हो रही है। वहां पर पहला ही व्यक्ति जिसका नाम था डेमेट्रियस प्रथम, वो डेमेट्रियस प्रथम क्या करता है, अपनी बैक्ट्रिया की नाम की जगह छोड़ता है जहां पर वो शासन कर रहा होता है, वहां से कहां के लिए मुंह पड़ता है, भारत के लिए। ऐसी इसको क्या पड़ी थी, भारत मानी की। क्यों आया, जब एक जगह का राजा है तो इतनी दूर क्या लेने आ रहा है, कोई तो वजह होगी ना। तो एक सिंपल सा पॉइंट ये है कि घर को चलाने के लिए या प्रजातंत्र को चलाने के लिए किसकी आवश्यकता, ऐसे ही राजा के पास ऑप्शन होता था। राजा को यह मानना था कि अगर मुझे अपनी प्रजा अच्छे से चलानी है, मुझे अपनी प्रजा के बीच में अच्छा प्रभाव दिखाना है, तो मुझे पैसे की सख्त जरूरत है। किसकी जरूरत है, और बैक्ट्रिया अफगानिस्तान में इतनी अच्छी व्यवस्थाएं नहीं थी, इतना समृद्ध देश नहीं था, ये इतनी समृद्ध एरिया नहीं थी कि इसके पास पैसा बहुत संपन्नता से हो। तो यहां का राजा क्या कर रहा था, इसकी नजरें पड़ोस में थी, किसके पास, भारत के पास, क्योंकि तब तो भारत का भूभाग, पाकिस्तान का भी भूभाग भारत में आता है। अब हमने अच्छे से एक बात समझ ली कि वहां से ये जो लोग आए इनकी नजरें पड़ी, यार भारत बहुत अच्छा एरिया है, वहां से हम अच्छी धन दौलत लेकर के आ सकते हैं और अपने राज्य को अच्छे से चला सकते हैं। तो इन्होंने कहां की ओर मूव करना शुरू कर दिया है, भारत की ओर। तो इस वजह से ये कहां की ओर आए हैं, भारत की ओर आए। बात समझ रहे हो, मूल उद्देश्य एक ही है, अर्थव्यवस्था को अच्छा करने के लिए इन्हें पैसे की जरूरत थी, तो इसलिए पैसा लूटने के लिए, धन लूटने के लिए ये कहां पर आते हैं, भारत के अंदर आते हैं। जो भी राजा भारत में बेटा आया है, जितने भी राजाओं ने आक्रमण किए, चाहे वो कितना भी बड़ा महान राजा बना रहा हो, उसका अल्टीमेटली एक ही उद्देश्य था कि भारत की जमीन से, भारत के भूभाग से भारत का धन दौलत लूट करके अपने शासन में, अपने राज्य में ले जाना, ये उद्देश्य था। तो यही इनका भी उद्देश्य था। तो इस वजह से हमने क्या पढ़ा कि राजधानी क्या बनाई है, साकल, यानी जो कि पंजाब में है। पहला था डेमेट्रियस फर्स्ट, डेमेट्रियस सेकंड लिखा है इसमें। आक्रमण करने वाला प्रथम यवन था, इसको मैं करप्ट करूंगा, इसमें शायद सेकंड डल गया, फर्स्ट ही है क्योंकि प्रथम अपन पढ़ ही रहे हैं। तो पहला व्यक्ति ये कौन है, भारत पर आक्रमण करने वाला पहला व्यक्ति कौन है,
ग्रीक लोगों में सीधा प्रश्न आता है कि ग्रीक शासन का पहला व्यक्ति जब आक्रमण करता है तो वो कौन था? डेमेट्रियस था। इसको हम डेमेट्रियस प्रथम भी कहेंगे। क्या बोलेंगे? डेमेट्रियस प्रथम बोलेंगे। आगे चलते हैं बेटा, जैसे कि आपके सामने देखो सिक्के दिखाई दे रहे हैं, ध्यान से समझने का प्रयास करें। क्या है इसके पास? ही सिक्के हैं। क्या है? सिक्के। इस सिक्के पर इसने क्या किया है? भारत की दोनों ही लिपियों से इसने काम किया। भारत की दोनों ही लिपि में, अभी मैंने ऊपर पढ़ाया, दोनों ही लिपि में इसने काम किया है। दूसरी बात, भारत के राजाओं की तरह ही इसने क्या धारण की है? उपाधि धारण की है। ये बात अभी हम पढ़ के आ रहे हैं ना। मैंने क्या बताया था कि जो भारत के राजा उपाधि धारण करते थे, सेम वैसे ही इसने क्या किया है? उपाधि धारण करने का प्रयास किया है। इसका चित्र बहुत कम मिलता है, अगर आप गूगल पर भी देखोगे तो बहुत आसानी से इसका चित्र नहीं मिलता है, लेकिन मैंने सिक्के वाला चित्र लिया जिससे कि आपको यह भी याद हो जाए कि इसने भारत में क्या चलवाए थे। इसने भारत में क्या चलवाए थे? सिक्के का इमेज लिया ही इसलिए क्योंकि हमें यह पता चले कि इसने भारत की जमीन पर आकर के क्या चलवाए हैं? सिक्के चलवाए हैं। कहानी क्लियर हो रही है? आगे चलते हैं बेटा, अगला पॉइंट हमारे सामने क्लियर है। दूसरा आता है कौन? मिनांडर, या फिर इसको हम मिलिंद कहते हैं। क्या नाम देते हैं? मिलांडर या फिर मिलिंद कहते हैं। ये डेमेट्रियस का ही कौन था? सेनापति था। कौन था ये? सेनापति, जो कि इसके साथ में आया था। ये डेमेट्रियस का ही कौन रह चुका था? उत्तराधिकारी भी था। कौन था बेटा? ये उत्तराधिकारी। ये डेमेट्रियस वंश का भारत में सबसे प्रतापी क्या रह चुका है? बात समझ रहे हो? डेमेट्रियस से भी खतरनाक शासक अगर कोई रहा है डेमेट्रियस वंश का भारत में आकर के, तो वो कौन रहा है? मिनांडर। कौन रहा है? जिसको हम हिंदी में मिलिंद कहते हैं। क्या कहते हैं? मिलिंद। एक एक बात की स्टोरी को लिंक करना है। आगे चलते हैं। पश्चिमोत्तर भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के चलाए थे इसने। क्योंकि देखो ध्यान से, मैं भी आपको बता रहा हूं ना, मैंने क्या बोला है, ये क्या है? भारत का भूभाग है। ये क्या है? भारत का भूभाग। और इस भारत के भूभाग को अगर हम डायरेक्शन वाइज देखते हैं तो ये नॉर्थ है, ये साउथ है, और ये ईस्ट है, और ये वेस्ट है। ध्यान से समझने का प्रयास करें। एक एक बात जहां मैं कोशिश होती है हर वर्ड को लिंक कराने का प्रयास कर रहा हूं। मैंने क्या कहा कि बेटा ये जो भारत का भूभाग है, यहां पर मैंने पाकिस्तान की भी जगह बताई है। यहां पाकिस्तान भी जुड़ा है। बोलो जुड़ा है कि नहीं? यहां पाकिस्तान का पंजाब है। ये जो भारत का भूभाग है, तो यहां भारत का नॉर्थ है, जहां जम्मू कश्मीर होगा। इस भूभाग को हम क्या नाम दे रहे हैं? इस भूभाग को बेटा नाम दे रहे हैं नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट बोले तो पश्चिम उत्तर। कौन सा भाग दे रहे हैं? पश्चिम और उत्तर दोनों ही भूभाग में तो आ रहा है। तो इसने क्या किया है? पश्चिमोत्तर भारत में किसके सिक्के चलवाए हैं? सोने के सिक्के चलवाए हैं। आगे बेटा कंटिन्यू करें। अगली बात, बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्नों के अनुसार बौद्ध भिक्षु नागसेन की अगर हम बात कर लें तो नागार्जुन भी इनका दूसरा नाम था, द्वारा मिलिंडर ने बौद्ध धर्म को क्या कर लिया था? स्वीकार कर लिया था। मैंने पहले ही बोला है क्योंकि बेटा भारत पर बौद्ध धर्म और जैन धर्म की एंट्री लगभग 5वीं से 6वीं शताब्दी में हो चुकी है। बोलो हो चुकी कि नहीं होगी? 5वीं से 6वीं शताब्दी में बौद्ध धर्म और जैन धर्म भारत में प्रवेश कर चुके हैं। तो इनका प्रभाव भी बेटा क्या रहेगा? जो भी भारत के ऊपर शासन करेगा उसके ऊपर इनका प्रभाव दिखाई देगा। कोई जैन धर्म को एक्सेप्ट करेगा, कोई बौद्ध धर्म को करेगा। लेकिन मैंने आपको अल्टीमेटली एक बात बताई थी, जैन धर्म भले ही पहले भारत में आया है, यह समझने का प्रयास करें। पहले भारत में कौन आया? पहले भारत में कौन आया? सबसे पहले कौन आया? कौन सा धर्म? वैदिक धर्म, जो कि सर्व प्राचीन धर्म है। इसको लाया कौन है? आर्य लोग। कौन लेके आया? आर्य लोग। इसके बाद हमने कहा भारत पर जैन धर्म की क्या होती है? एंट्री। लेकिन जैन धर्म की कुछ नेगेटिव बातें बौद्ध धर्म ने आकर के सुधार दी, और जब बौद्ध धर्म ने सुधार दी तो जैन धर्म का प्रभाव अब कम पड़ गया है, बौद्ध धर्म का प्रभाव ज्यादा दिखाई देगा। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो ये बातें हमने अच्छे से एक एक करके समझी हैं। तो ये कौन बन गया था? इसका बौद्ध भिक्षु बन गया था। कौन बन गया था? बोले तो हम अगर इसकी बात करें मिनांडर की, तो ये कौन बन चुका है? बौद्ध भिक्षु बन चुका है। मिनांडर हीनयान संप्रदाय का कौन था? मुझे बताइए। बौद्ध धर्म को कितने भागों में बांटा गया? पीछे कितने भागों में? कौन कौन से? महायान। और महायान कैसे कपड़े पहनते हैं? हीनयान कैसे कपड़े पहनते हैं? हाँ, एक सफेद पहनता है, एक पहनते नहीं है। ये बौद्ध धर्म की बात थी जो तुम बता रहे हो। बेटा मर जाओगे, उठा उठा के पटकूंगा। बात समझ रहे हो कि नहीं? इतना पागलपन के साथ अगर मैंने पढ़ाया है और इतने पागलपन के साथ अगर तुम्हारे जवाब आएंगे तो कैसे काम चलेगा?
बात समझने का प्रयास करो भाई। अगर आज ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि भाई कौन कपड़े की चर्चा कर रहे थे, धर्मों का विभाजन किस तरीके से किया। भाई जैन धर्म में जब हमने विभाजन किया था तो वह कपड़ों का विभाजन किया था, कपड़ों के आधार पर बेस बनाया था। कपड़े पहनने वाले बोले सफेद कपड़े पहनने वाले, ना पहनने वाले। लेकिन बौद्ध धर्म का जब विभाजन किया था बेटा, हीनयान और महायान, इनकी शाखाओं की स्थापित और चलने वाली शाखाओं के आधार पर किया था। एक तो वो व्यक्ति जो अपने भिक्षुओं को लेकर के दक्षिण भारत में चला जाता है, जिसमें कौन चला गया था साथ में, एक महान प्रतापी शासक हुआ है, कौन गया था, चंद्रगुप्त मौर्य भी कहां चला गया था बेटा, दक्षिण भारत में कर्नाटक की बेलबोला जो एक गुफा है, किसने जाकर के उसमें समाधि ली थी। तो जो लोग कह रहे हैं कि नहीं गया था, उनसे मैं पूछ रहा हूं भाई, एक सिंपल भाषा में समझने का प्रयास करो, लिंक बनाओ बेटा। इतिहास जो बच्चा, अगर अभी तक जो भी स्टूडेंट ईमानदारी से जितने पूरी क्लास पढ़ने का प्रयास कर रहे हो ना बेटा, मैं गारंटी देता हूं रटना ही नहीं पड़ा होगा, ऐसा मेरा मानना है। बका देखो भी मुझे नहीं पता, इतना वर्डन के साथ समझाना, आप भी देख रहे होंगे एक वर्ड पर मैं कम से कम 2 मिनट खराब करता हूं। मेरा मानना यह जरूरी है, क्योंकि जब स्टूडेंट एग्जाम में बैठेगा ना तो उसको परेवा दिखाई देते हैं, परेवा। कुछ लोग, मेरी कल एक लड़की से बात हुई थी जो एक आर्मी से संबंधित स्टूडेंट था, और जो कुछ जगह उसने प्रिपरेशन किया, तो उसने एक ही बात मुझसे बोला कि भैया इस बार आर्मी का लेवल बदल गया है। हम जहां से भी, मैं किसी भी टीचर का नाम नहीं लेना पसंद करता हूं, चाहे वो ऑनलाइन कर रहा हो चाहे वो ऑफलाइन कर रहा हो, किसी भी टीचर से पढ़ रहा हो वो स्टूडेंट, लेकिन उसने एक ही बात बोली, सर मैंने जहां से भी जिस टीचर से पढ़ा, अभी तक जो मैं पढ़ता था चीजें अच्छी थी, लेकिन इस बार का पेपर देख करके सर सिस्टम हिल गया। एक ही चीज समझ में आई कि सर स्टूडेंट 40+ करने में सोच रहे हैं, 40+ हर स्टूडेंट के नंबर नहीं आ रहे हैं, ये हालत थोड़ी सी बदली है इस बार। तो आर्मी जैसा एग्जाम अगर आपके लिए टिपिकल होता जा रहा है, जो बच्चा 3-3 महीने रटता है बहुत बुरी तरीके से, तो फिर आप समझ सकते हो कंपटीशन किस लेवल पर पहुंच रहा है। अब आर्मी से बेहतर तो अब कुछ हो नहीं सकता ना। अभी तक तो हारे का सारा बाबा आर्मी हमारा, अभी तक ये था भैया जिसका कहीं उद्धार ना हो वो आर्मी और डिफेंस सेक्टर में जाकर के अपना उद्धार कर रहा था। लेकिन जब हारे का सहारा ही अगर खराब हो गया तो फिर जो हराने वाला बैठा वो तो परेशान कर ही देगा ना। आज एसएससी सीजीएल का एग्जाम निकालना, सीएचएसएल का एग्जाम निकालना, किताबें रटने मात्र से और क्वेश्चन लगाने मात्र से बेटा एग्जाम नहीं निकाल पाओगे। वास्तविकता में सच्चाई है, 10,000 प्रश्न लगा लेना, 10,000 किसी भी चैप्टर के, एक सिंगल चैप्टर की मैं 10,000 प्रश्न लगाने की बात करता हूं। आप 10,000 प्रश्न लगाओ पहले, और लगाने के बाद फिर मैं आपसे प्रश्न पूछना प्रारंभ करूंगा, फिर बताना। और आप एक बार जो नोट्स मैंने दिया है उसको एक बार पढ़ लो, फिर आप घर जाकर के 10,000 लगाना, फिर मुझे आप आके बताना। ये सच्चाई है। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं वैसी बातें कर रहा हूं। जिन लोगों ने जो टॉपिक पढ़ लिया है ना, उसकी आप क्वेश्चन ना करो। जो आपकी महत्वपूर्ण किताब होती है लुसेंट ऑब्जेक्टिव, प्रीवियस ईयर किसी का उठा लो। आप तो प्रीवियस ईयर से ज्यादा तो भरोसा करेंगे नहीं ना, जो पेपर में आ गया उसके क्वेश्चन उठा करके आप अपने हिस्ट्री के क्वेश्चन लगाना शुरू कर दो। ये सच्चाई है, क्योंकि बेटा वहां प्रश्न बनेगा, क्योंकि हम लिंक करने, क्योंकि हमको पता है वनडे एग्जाम यहीं तक है, हमारा नोट्स हमको अच्छे पता है यहां तक है। जो पढ़ रहे होंगे उनको पता है कि भाई वास्तव में सर यहीं तक है, यहां से नीचे, क्योंकि हमारा मानना है यहां तक जाओगे ना तो यहां तक अपने आप आओगे। तो इसलिए अपने को वो प्रयास करना है। कहानी क्लियर होगी कि नहीं होगी? मैंने क्या कहा, हीनयान संप्रदाय जो था वो बौद्ध धर्म की एक शाखा है, और उसको बाद में किसने अपना लिया है? मेनांडर ने अपना लिया। किसने अपना लिया है? मेनांडर ने। तो ये भी बात हम बोलेंगे। और डायरेक्ट प्रश्न आया हुआ है कि बताइए हिंद देवन का जो शासक रहा, जिसको हम क्या कह रहे हैं, मेनांडर, वो मेनांडर किस वंश को अपना चुका था? बोले तो किस धर्म को अपना चुका था? वंश नहीं, तो नाम क्या जाएगा? बौद्ध धर्म को। और बौद्ध धर्म में भी कौन सी शाखा? हीनयान शाखा का क्या रह चुका है? ये व्यक्ति रह चुका है। राजधानी साकल की बात करें, राजधानी साकल की हम बात करें तो शिक्षा व्यापार का प्रसिद्ध क्या बन चुकी थी बेटा? ये केंद्र बन चुकी थी। यहाँ पर बिजनेस, क्योंकि विदेशी सत्ता ही है, और विदेशी सत्ता विदेशी व्यापार पर काम करेगी। विदेशी फैक्ट्री अगर हमारे भारत में आके लग जाएगी तो क्या हमारे भारत में सामान बना के बेचेगी? यहां से सामान बनाएगी, अपने देश में ले जाके बेचने का काम करेगी। तो यहाँ पर विदेशी व्यापार का या बिजनेस का क्या हो चुका है? बढ़ावा हो चुका है। मेनांडर के सिक्के, भरौच तथा उसका अभिलेख जो है वो है के पास से एक अभिलेख है जिसका नाम है रेह से क्या हुआ है बेटा? प्राप्त हुआ है। तो इसके सिक्के के बारे में भी हमें क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। दूसरा व्यक्ति आया जिसका नाम क्या है? स्ट्रैटो। ये मेनांडर का क्या रह चुका है? ध्यान से सुनो। डेमेट्रियस आया। कौन आया? डेमेट्रियस का उत्तराधिकारी
मिनांडर का उत्तराधिकारी स्टेटो। 3 याद कर लो। डीएमएस, क्या याद करना है? डीएमएस, बात समझ रहे हो कि नहीं? डीएमएस। आगे याद करेंगे हम अगली पॉइंट। ये मिनांडर का क्या था? पुत्र था, जिसने सोटर की क्या धारण की थी? उपाधि धारण की थी। उपाधि का नाम याद रखना और ज्यादा कुछ नहीं। हमने अगला बोला है स्टेटो द्वितीय। दूसरा भी व्यक्ति हुआ जिसका नाम क्या है? स्टेटो द्वितीय। ये स्टेटो प्रथम का ही कौन था? पुत्र था, और उसका क्या था? उत्तराधिकारी। याद कर लो। डेमेटियस, डेमेटियस का उत्तराधिकारी मिनांडर, मिनांडर का स्टेटो फर्स्ट, और अगला स्टेटो सेकंड। कहानी क्लियर हो रही कि नहीं हो रही? तो हमें इस प्रकार से याद करना है डीएमएसएस, डीएमएसएस, ये हमें क्रम याद करना है। आगे चलेंगे। ये संबंध बात भारत में डेमेटियस वंश का क्या रह चुका था? यहीं पर आकर के डेमेटियस वंश का क्या हो जाता है? समापन हो जाता है। तो ये बताया जाता है कि जो स्टेटो द्वितीय है वो भारत में कैसा शासक है? डेमेटियस वंश का अंतिम शासक है। कैसा शासक है? अंतिम। आगे हम